मोदी जी ने संसद में अभी बयान दिया, बाबुओं का देश नहीं बनाना है भारत को। है तो नेताओं की भी क्या जरूरत है? देश चलाने के लिए क्या सिर्फ चंद नेताओं से देश चल जाएगा? ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया, और आप देखिए एसएससी की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है, ये डिजिटलाइजेशन है। अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो शायद हंसेंगे, हा कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी ने नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है कि मोदी रोजगार दो। और ये ट्रेंड जिन्होंने शुरू किया, हमारे साथ अभिनय सर हैं जो कि एसएससी की कोचिंग कराते हैं छात्रों को, और इन्होंने ट्रेंड शुरू किया है कि मोदी जी रोजगार दो। आखिरकार जब मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो इस ट्रेंड की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैं ही ये कह रहा हूँ, अगर एक बाप अपने बेटे को पैदा होते ही बोले कि आत्मनिर्भर बनो, तो ये बात कहाँ तक सही है? हम उसे 17-18 साल तक पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाते हैं, फिर ये कह सकते हैं कि अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आप सरकारी नौकरी दे दीजिए, फिर वो काम करेगा सरकार में, तब वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। मोदी जी ने संसद में अभी बयान दिया, आपसे सरकारी नौकरी की बात करी, तो मैंने इसलिए आपको टोक रहा हूँ कि बाबुओं का देश नहीं बनाना है भारत को, तो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को विलन की तरह क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? नहीं, आप एक बात, फिर तो नेताओं की भी क्या जरूरत है? देश चलाने के लिए क्या सिर्फ चंद नेताओं से देश चल जाएगा? ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, किस नेता को एजुकेशन सिस्टम की जानकारी है? किस नेता को एसएससी यूपीएससी की जानकारी है? इन सब सिस्टम को चलाने के लिए तो सरकार को ही मतलब नियम बनाने पड़ेंगे या ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे ये चले। तो उसके लिए कुछ लोगों की तो आवश्यकता होगी, या हर आदमी अपना प्राइवेट बिजनेस। मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हर मोहल्ले में नौकरी क्रिएट करो और अपने माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खाओ। तो मोदी जी को तो अभी ऐसा लगने लगा है अब कि मोदी जी उस तबके से निकल के ही नहीं आए जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं। अगर एक गाँव में हर आदमी अपनी परचूनी की दुकान खोल लेगा तो सामान खरीदेगा कौन? बताइए मुझे आप। बात कर रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की, तो युवाओं को व्यापारी बनाने की तैयारी, कि युवा अपना बिजनेस करेंगे, स्वावलंबी बनाने का दावा किया जा रहा है कि अपना बिजनेस चाहे छोटा सा हो, चाहे पकोड़े तलने की दुकान हो या रेहड़ी हो या फिर कोई भी हो, मतलब उसमें बुराई क्या है? नहीं, उसमें बुराई एक बात, ये तो वस्तु विनिमय वाली बात हो गई कि एक गांव में फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है? मैं पकौड़े की दुकान खोल लेता हूँ, उसके अनाज लूंगा, उसको पकौड़े दूंगा, ये दूध बेच रहा है, फिर तो करेंसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हर आदमी ही अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठा है, फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है? वस्तु विनिमय से ही काम चल जाएगा। तो ये तो 100 साल 150 साल 200 साल पहले हो ही रहा था। फिर प्रोग्रेस और विकास, ये यहाँ तक सभ्यता इतनी डेवलप हो गई, उसके क्या मायने रह गए? मतलब कि हर आदमी अपने गांव में ही सब करके बैठ जाएगा, ना उसको सहराने की जरूरत है। ये देखिए, बहुत ही वाहियात किस्म की बात है कि हर आदमी अपना बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, हर आदमी। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की जान है। मतलब सरकारी नौकरी इतना तो कर ही रहे ना, अभियान चला रहे, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो समय तो लगता है ना। देखिए, बहुत सारी पॉलिसी मोदी जी बना रहे हैं। 8 साल दे भी दिए, मुझे लगता है कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 2019 में हमने भी वोट दिया मोदी जी को, सबने वोट दिया है, तभी तो दोबारा सरकार आई है। बट अब और कितना टाइम लगता है? कितना टाइम और लगाएंगे? ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना टाइम, कोई डेडलाइन दे दें। और जो सरकारी नौकरी पहले से चली आ रही थी उनको तो खत्म ही किया है। कोरोना काल में लोगों की प्राइवेट नौकरी भी चली गई। आज एक इंजीनियर को 10,000 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही। तो किस वजह से नहीं मिल रही? देखिए, आप मुझे बताइए, अगर एक एग्जाम की तैयारी करने वाला बंदा 40 लाख लोग तैयारी कर रहा है, तो और उसमें आप कह रहे हैं कि मैं 100 ही लूंगा, तो क्या 101 वाला बंदा इस लायक नहीं है कि उसको रोजगार मिले? कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा हो। क्या ये पहले से नहीं था? इसका मतलब या तो पहले वाला सिस्टम बिल्कुल गलत था। 2014 में अगर 20,000 लोग एसएससी में सेलेक्ट हो रहे थे, या तो वो बिल्कुल गलत था। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर मोदी जी को? आप बताइए, हर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब तो तमाम है, जिनको 12-12 हज़ार रुपए देके काम किया जा रहा है, और सरकार का तो वहां भी 35-35 हज़ार रुपए लग रहा है, क्योंकि उसके बीच में भी दलाली आ गई। उसके बीच में ठेकेदार है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाल देते हैं, इतने बंदों की जरूरत है। क्या वो बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लगता है ये ठेकेदारी प्रथा युवाओं का हक मार रही है? बिल्कुल बिल्कुल मार रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, तभी तो सिस्टम में इतनी खामियां हैं। आप बताइए, एक एसएससी एग्जाम नहीं करा पा रहा। एसएससी के एग्जाम का आपने मुद्दा उठाया, तो क्या कमियां देखते हैं आप देखो, 2012-13 में तो लगातार 5 बार सेलेक्ट हुआ हूँ, लगातार मैंने 16 तक एग्जाम दिए हैं। तो पहले एक भी सवाल गलत पेपर के अंदर नहीं आ पाता था। आप एक 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का पेपर सही नहीं बना सकते। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है एसएससी, छोटा मोटा नहीं है कि आप एक पेपर सही नहीं बना सकते। और उसके बाद से अब लगातार क्या देखने को मिल रहा है कि 5-6 क्वेश्चन ये लोग गलत छाप देते हैं हर पेपर में। फिर ये क्या नोटिस निकालते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो बताइए, हमें पर क्वेश्चन 100 रुपये देना होगा। गलती तुम करो
करो और गलती बताने का 100 रुपये हम दें। मतलब एक बच्चा आप एवरेज मान के चलिए 500 रुपये देगा। अब हर बच्चे को लगता है यार मेरा 1 नंबर बढ़ेगा या 5 नंबर बढ़ेंगे, चलो 500 रुपये दे देता हूँ। जबकि इससे नुकसान खाली 500 रुपये का ही नहीं है, सरकार को फायदा इससे बहुत है। जब पेपर में कोई गलत सवाल आ जाता है तो उस गलत सवाल को हमें नहीं पता होता कि ये गलत है, मतलब उसका करेक्शन कराने का भुगतान करना पड़ता है और सरकार करोड़ों कमाती है। करोड़ों कमाने का जरिया इसको बना लिया। और आप सोचिए पहला ही क्वेश्चन गलत है, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कहता हूँ आप पैसे भी कमा लो लेकिन उसके ऊपर लिख दो ये गलत है, इसे मत करो। उस गलत को करने में पेपर के अंदर कई बार हमारी 10 मिनट भी खराब हो जाती हैं, हमें नहीं पता ना कौन सा गलत है, हमें लगता है कहीं हम तो गलत नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें। और लगातार वैकेंसी तो आप देख रहे हो 2014 के बाद से आज 6000 वैकेंसी रह गई और वेटिंग लिस्ट नहीं है। जो बच्चा, एक तो आप क्या कर रहे हो कि 2018 का रिजल्ट अभी नहीं आया, 19 का आधा दे दिया, अब इन दोनों को एक साथ दोगे तो जो बच्चा 18 में सेलेक्ट होगा उसे खुद नहीं पता मैं होऊंगा, तो वो 19 का भी फॉर्म भर रहा है। यानी एक वैकेंसी 2-2 बार काउंट हो रही है। ये दिखाने के लिए आप कम से कम वेटिंग लिस्ट चला देते, 1000 बच्चों को आप 1500 बच्चों को वेटिंग में रख देते कि ये बच्चे वेटिंग में, अगर इनमें से कोई भी नौकरी छोड़ेगा तो हम इन पीछे वाले बच्चों को जॉब दे देंगे। कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो 19 का रिजल्ट आ गया है और 18 का नहीं आया, तो ये क्या मामला है? मतलब पूरा रिजल्ट नहीं दिया अभी तक, ये नहीं बताया 18 में किस किस को लेंगे, और 19 में ये कह दिया कि आधा रिजल्ट मतलब टीयर 2 तक दे दिया और टीयर 2 और टीयर 3 एक साथ करा रहे हैं। आपको मैं मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं कि आईएएस के पेपर में मेंस कराओ साथ में और इंटरव्यू भी ले लो, और कोई इंटरव्यू के मार्क्स जो वीडियो बनी है उसे बाद में देख के डिसाइड करेंगे। अजीब अजीब बकवास सी हो रही है कि टीयर 2 टीयर 3, फिर टीयर 3 की जरूरत क्या है? कि मैं तो कहता हूं कि इससे तो सरकार का खजाने पे भी फर्क पड़ रहा है। आपने इतने बच्चों का टीयर 3 करा लिया, कॉपी पेज कुछ तो खराब हुआ होगा, अब आप कह रहे हो कॉपी उन्हीं की चेक करेंगे जिनका टीयर 2 क्वालिफाई है। तो पहले क्वालिफाई करके ही देख लेते, क्या जरूरत थी टीयर 3 कराने की? अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो शायद हंसेंगे, हा कि क्या हो रहा है देश के अंदर। अजीब सी ही बात है। मोदी जी ये भी तो कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी कम हो रही है, तो क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर सब कुछ सही चल रहा है, ये जो मुझे लग रहा है आप जैसे बता रहे हैं, सारे मीडिया वाले ऐसे ही बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा है तो क्या ये युवा और या क्या युवा के जो टीचर ये सब पागल हो गए? हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लाखों विद्यार्थी हमने पढ़ा दिए। मैं पिछले 3 साल से फ्री एजुकेशन चला रहा हूँ, लाखों बच्चों से मैं रूबरू हो चुका हूं सामने से। तो लोग क्यों परेशान है जब सब कुछ ठीक चल रहा है? जनता इतनी पागल है? मैं ये समझता हूं 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग पागल हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, उनको भड़काया जा सकता है, बट लाखों में लोग। आप सोचिए जब अभी स्पीक अप हमने चलाया था 6 महीने पहले, तो 70 मिलियन लोगों ने ट्वीट करके कहा था कि हाँ हम बोलना चाहते हैं रेलवे। आज सरकार ये कह रही है कि हम सीईटी ला रहे हैं। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस वो बोलना जानते हैं। जैसे आपने कहा मोदी जी ने ऐसा कह दिया, किस प्लानिंग से कह दिया? आप अभी सिर्फ रेलवे का एग्जाम कराने में 5 महीने खा जा रहे हैं प्री का, अब आप रेलवे, बैंक, एसएससी सबको कंबाइन करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप 1 साल तक तो प्री का ही एग्जाम चलाएंगे? जब हमारे पास अभी वैसा सिस्टम नहीं है तो हमें तोड़ तोड़ के काम नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी सीईटी की जरूरत थी, अभी सीईटी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप सीईटी लागू कर ही नहीं पाएंगे। तो जो डर नहीं लगता कि आप ज्यादा तूफान खड़ा करेंगे सोशल मीडिया पर, तो आपको भी आंदोलन जीवी या कंगना जैसी तो आपको देशद्रोही भी कह सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। हम ये ऐसे ही नहीं कर रहे कि आज हम उठे और कह दिया। हमने कंगना की तरह फिल्में दिखा के लोगों से पैसा नहीं हड़ पाए। हमने बहुत जमीनी स्तर से सन 2017 से मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, लाखों विद्यार्थियों को फ्री पढ़ा के मैंने सेलेक्ट भी करा दिया। कोई किसी एग्जाम में हो गया या किसी को प्राइवेट रोजगारी दे दिया कि आज लोग हमसे पढ़ के ट्यूशन पढ़ा के भी 2 पैसे कमा पा रहे हैं। तो लोगों के लिए किया है, लोगों के दिल में पहले प्यार को जन्म दिया है, तब हम ये बोल रहे हैं। तो बहुत लोगों का प्यार, मिलियन लोगों का प्यार मेरे साथ है, इसलिए मुझे डर इसलिए भी नहीं लगता कि मैं, वैसे भी आपको बताऊं मैं डर से मुक्त हो चुका हूं, क्योंकि मुझे मोह नहीं है। मुझे बस ये है कि जो कमियां हैं, जैसे कंगना जी तो खुद ही 3 साल पहले कहती थी हमारे घर में बिजली पानी आ रहा है तो क्या हमें दूसरों की चिंता नहीं होनी चाहिए? वही मेरा भी है, मेरा आज भी है कि अगर मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने भी इस दौर से गुजरा है। मैं भी आज से 6 साल पहले विद्यार्थी होता था, तो मैंने भी वो दर्द देखे हैं कि एक माँ बाप कैसे अपने बच्चे की नौकरी के लिए भगवान से मन्नत मांगता है, इसकी नौकरी लग जाए, कुछ हो जाए। तो मैं उन सब दर्दों से गुजरा हूँ। और डर किस बात का है? सच बात कह रहे हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है। अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और फल की चिंता करते नहीं, अच्छा मिले या बुरा सब बर्दाश्त। आपको दुख होता है कि जो युवा क्रिकेट सितारों को भगवान का दर्जा देते हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन को पता नहीं क्या क्या कह डालते हैं, दबंग, सिंघम, तो जब युवा आवाज उठाते हैं कभी भी इनका कोई ट्वीट तक नहीं आता? नहीं, देखिए
अब सबका वही हो गया, जैसे कहा कि मीडिया है वो भी सरकार की गुलामी कर रही है, सब यही कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और भरोसा है कि ये कुछ दिन की बात है। अगर हम इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहे ना तो ये एक तरीके से ज्वालामुखी की तरह फटेगा और ये सब साथ आएंगे। आप देखिए अभी वो चीज़ फट नहीं रही, वो डर अभी बना हुआ है सरकार का। जिस दिन ये डर खुलेगा, जब लोगों को लग गया, आज वो लोग भी मोदी जी करते हैं जिनको पता है कि आज उनके घर में भी रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, तो ये लोग सब अभी आएंगे साथ, वक्त लगेगा। मैंने यही सोचा है, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना धैर्य के जीवन में कुछ नहीं मिला। मेहनत कर रहे हैं और सफलता जरूर मिलेगी। ये सेलिब्रिटी भी बोलेंगे, देखना आप आगे आके, आज ये सब भी सपोर्ट करेंगे, वो वक्त भी आएगा और हम ला कर रहेंगे। तो ये जो 25 तारीख का आपने कॉल किया है, तो क्या टारगेट है आपका? टारगेट बस इतना ही है कि सरकार इस मुद्दे पे बात करे। अब देखिए, अब ट्विटर पे मैं एक ट्रेंड करा के बहुत कुछ तो लिख नहीं सकता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बस यही है कि सरकार इस मुद्दे पे बात करे। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है कि सारा सिस्टम तेज रफ्तार से हो, बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है, लेकिन नौकरियां क्यों फटाफट नहीं हो पा यार रही? ये डिजिटल सिर्फ ना बस इनको ये लग रहा है कि आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, सबके पास इंटरनेट है, इनकी आईटी सेल बढ़िया तरीके से मोदी जी की बाय वीडियो भेज रही है, इनकी नज़र में दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताओ ना, 2012 में तो पेपर ऑनलाइन नहीं था, 13 में ऑनलाइन नहीं था, इससे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाते थे। 2013 में जब हमने एग्जाम दिया तो एक सेंटर पे चीटिंग हुई थी और पूरा पेपर कैंसिल हुआ, और एक साल के अंदर वो पूरा पेपर भी कराया। उससे बेहतर तो वो दौर था जब डिजिटल नहीं था। डिजिटल आने के बाद क्या हुआ, आज टीसीएस भी अगर कहीं एग्जाम लेने जाती है कैंपस सिलेक्शन के लिए तो सुबह प्री लेती है, शाम तक इंटरव्यू, रात तक तो वो ये निकाल देती है। चलो ठीक है, वो छोटे लेवल पे कर रही है, लेकिन आप अगर बड़े लेवल पे कर रहे हो, आप 15 दिन ले लो, 16 दिन ले लो, देश का चुनाव भी तो 1-1.5 महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाते हैं। सब कुछ आसानी से। एक्चुअली क्या है, सारी चीज़ें प्रायोरिटी बेस्ड है। आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो? हमारे देश की सरकार के लिए बेरोजगारी, रोजगार, ये सब मुद्दे प्रायोरिटी पे ही नहीं है। इनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। इनको लग रहा है ठीक है 2-4 दिन लोग चिल्लाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा 85%, 95%, 99% बल्कि गणित में 200 में 200 नंबर लाके भी अगर सेलेक्ट नहीं होता तो उस बच्चे की कहाँ तक गलती है और सरकार की कहाँ तक गलती है? इसका मतलब कि आपकी एग्जाम प्रक्रिया ही सही नहीं है, आप एग्जाम लेना जानते ही नहीं है। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया, और आप देखिए एसएससी की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है, ये डिजिटलाइजेशन है? बताइए। अभिनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ करते हैं कि आपका ये अभियान युवाओं के लिए कुछ बदलाव भी लेकर आ सके। तो ये अभिनय सर हैं जिन्होंने शुरुआत की है कि मोदी जी रोजगार दो, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था प्रधानमंत्री ने। तो युवाओं को भी सवाल करना चाहिए कि पीएम साहब, आपने वादा किया था तो वादा निभाइए, और कम से कम जो भर्तियां होती हैं उनकी जो प्रक्रिया है उसको तो थोड़ा तेज कीजिए। बुलेट ट्रेन ना सही, सामान्य ट्रेन की तरह तो चलाइए। आप रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।